हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपका चैत्य चैनल साइड में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने डिफ्रैक्शन फिनोमेना ऑफ लाइट को डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो आइए हम देखते हैं आज के वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम रिजॉल्विंग पावर के बारे में पढ़ेंगे, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर के बारे में पढ़ेंगे, और वो कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को के रिजॉल्विंग पावर को इफेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे वो होंगे हमारा टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप। इन्हीं दोनों ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, इनके रिजॉल्विंग पावर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रिजॉल्विंग पावर होता क्या है, या फिर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या होता है। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन वो एंगुलर विड्थ होता है जो जिस एंगुलर विड्थ पे हम दो ऑब्जेक्ट को एज अ सेपरेट ऑब्जेक्ट हम देख सकते हैं। ऐसा होता है कि कभी कभी हम किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं, दो ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर उनके बीच में एक ऐसा मिनिमम सेपरेशन होता है कि अगर उससे कम हुआ तो हम उन दोनों ऑब्जेक्ट को दो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हम नहीं देख सकते। ठीक है, वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर ओवन की वजह से सेंट्रल मैक्सिमम, मतलब कि ओवन की वजह से जहाँ पे डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा और O2 की वजह से भी डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा। उस डिफ्रैक्शन पैटर्न की वजह से यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा इन दोनों ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट का सेंट्रल मैक्सिमा एक साथ अगर मर्ज कर जाते हैं तो क्या होगा कि हमारा ये जो दो ऑब्जेक्ट है उसको हम डिस्टिंक्टली नहीं देख सकते। लेकिन अगर ये दोनों सेंट्रल मैक्सिमम सेपरेट हो जाते हैं तो हम इन दोनों ऑब्जेक्ट को सेपरेटली देख सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? तो आइए हम रिजॉल्विंग पावर का डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज डिफाइंड एज द इनवर्स ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट विच कैन बी जस्ट रिजॉल्व व्हेन व्यूड थ्रू ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। कि जब भी हम कभी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में दो ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उनके बीच का जो एंगुलर सेपरेशन का इन्वर्स है, वो एंगुलर सेपरेशन जिसमें वो दोनों जो ऑब्जेक्ट जो हम देख रहे हैं वो जस्ट रिजॉल्व हो रहे हैं, उसके इन्वर्स एंगुलर सेपरेशन को हम क्या कहते हैं? रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? एक बार फिर से बता देता हूँ कि रिजॉल्विंग पावर वो एंगुलर सेपरेशन का इन्वर्स होता है जिस एंगुलर सेपरेशन पे हम दोनों ऑब्जेक्ट को एज अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व करते हैं थ्रू द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब हम पढ़ेंगे रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप के बारे में। ठीक है, ये सपोज हमारा टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज उस टेलीस्कोप से हम दो ऑब्जेक्ट को व्यू कर रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट है O1 और एक ऑब्जेक्ट है O2। उनके बीच में जो सपोज हमारा एंगुलर सेपरेशन है वो क्या है? थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो एंगुलर सेपरेशन थीटा प्रोपोर्शनल होगा लैम्डा के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा अपेर्चर के डायमीटर के। तो यहाँ पे डी हमारा अपेर्चर का डायमीटर है और लैम्डा हमारा वेवलेंथ है जो हम यूज कर रहे हैं टू ऑब्जर्व द एनी ऑब्जेक्ट in the sky. For example, if you want to observe galaxy, stars or any heavenly bodies, then this angular separation will be given by the Rayleigh's criteria, that is delta theta is equals to 1.22 lambda upon d, where lambda is the light which is being emitted by the star or the object that we are observing. Okay, and d is the diameter of this aperture of the objective lens. Okay, तो हमारा यहाँ पे रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगा? हमें पता है कि जो रिजॉल्विंग पावर होता है वो दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द एंगुलर सेपरेशन। ओके, सो इफ वी मेक दिस इनवर्स ऑफ दिस एंगुलर सेपरेशन देन इट विल कम आउट टू बी स्मॉल d अपॉन 1.22 इंटू लैम्डा। ये हमारा रिजॉल्विंग पावर हो गया। तो अगर हमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, अगर किसी भी माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर को इंक्रीज करना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम अपेर्चर का डायमीटर को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिजॉल्विंग पावर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है?
डायमीटर ऑफ द अपर्चर, ठीक है, मतलब कि डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, और किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लैम्डा के। तो अगर हम ब्लू लाइट का यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए, तो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कि हमारा टेलीस्कोप है इस केस में, उसका जो रिजॉल्विंग पावर है वो इंक्रीज हो जाएगा, और रेड के लिए क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे रिजॉल्विंग पावर किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट बीइंग यूज्ड। ओके, तो ये दोनों फैक्टर आपको समझ में आएगा। तो यही दोनों फैक्टर है जो कि इफेक्ट करता है हमारे टेलीस्कोप के रिजॉल्विंग पावर को। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप का, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, ताकि हम उस ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट को एज अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व करें, उसका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा डी इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2n साइन थीटा। यहाँ पे जो हमारा थीटा है वो एंगल बना रहा है प्रिंसिपल एक्सिस और इस लेंस के एज के साथ, ठीक है। तो ये हमारा हुआ है एंगल थीटा। तो फॉर अ माइक्रोस्कोप द रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्स ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट दैट कैन बी जस्ट रिजॉल्व। ओके, यहाँ पे हमारा रिजॉल्विंग पावर का क्या डेफिनेशन था कि इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे क्या था, द रेसिप्रोकल ऑफ एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट एट विच द टू ऑब्जेक्ट कैन बी जस्ट बी रिजॉल्व, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो मिनिमम सेपरेशन का रेसिप्रोकल है, वो हमारा कहलाता है द रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो यही डिफरेंस है माइक्रोस्कोप के रिजॉल्विंग पावर का और टेलीस्कोप के रिजॉल्विंग पावर का। तो यहाँ पे जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए दो ऑब्जेक्ट के बीच में, पता कि हम इसको रिजॉल्व करें, तो वो क्या होता है, लैम्डा अपॉन 2n साइन थीटा। दिस formula has come from the AB's criteria that was given by him in the year 1873, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये लैम्डा हमारा है कि वेवलेंथ, हम कौन सा वेवलेंथ, लाइट का वेवलेंथ यूज कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच में किस तरह का मटेरियल यूज हो रहा है। ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये हमारा मीडियम का, जिस मीडियम में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये थीटा जो है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस और एज के साथ, जो लेंस का एज है उसके साथ जो एंगल बना रहा है, ये हमारा कहलाता है थीटा। यहाँ पे जो हमारा एन साइन थीटा है वो एक्चुअली कहलाता है हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर, ठीक है। यहाँ पे अब जो हमारा रिजॉल्विंग पावर आएगा वो आएगा 1 अपॉन डेल्टा डी, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ the minimum distance between the two objects at which the two object can be just be resolved. Okay, तो यहाँ से क्या है हमारा resolving power of the microscope is equals to 2n sin theta upon lambda. Now if we look at this formula, then we will observe that the resolving power is directly proportional to the refractive index of the medium. Okay, this is the, suppose if this is air, then the value of n will be 1. Okay, so if we take another medium other than this air, then our resolving power will increase. Okay, and the other factor that is affecting the resolving power of a microscope is that this theta should be very very large. Okay, so in order to make it large, we have to use a objective lens with the smaller focal length. Okay, so if you make the focal length of this objective lens smaller, then this theta will increase. Got it? अब हम क्या करेंगे, जो हमारा रिजॉल्विंग पावर है और किसके प्रोपोर्शनल है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट बीइंग यूज्ड इन दिस ऑब्जर्वेशन। कि हम इस ऑब्जेक्ट को जब हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो हमारा वेवलेंथ है लाइट का वो भी इफेक्ट करता है हमारे रिजॉल्विंग पावर पे, ठीक है। जब हम किसी माइक्रोस्कोप से किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो हम एग्जैक्टली फोकस या फिर ओ के बीच में हम कभी नहीं रखते हैं। ये हमारा हुआ क्या, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कभी नहीं रखते ऑब्जेक्ट को, अदरवाइज वी वोंट बी एबल टू सी द इमेज क्लियरली।
तो हम क्या करते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट को हमें ऑब्जर्व करना है उसको हम फोकस से जस्ट बियॉन्ड रखते हैं, ठीक है, ताकि हम उस ऑब्जेक्ट को इजीली ऑब्जर्व कर सके, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने हर फैक्टर के बारे में डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं कि फॉर गुड रेजोल्यूशन के लिए क्या क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि साइन थीटा मस्ट बी लार्ज टू अचीव दिस, द ऑब्जेक्टिव लेंस इज केप्ट सो क्लोज टू द स्पेसिमेन एज पॉसिबल, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको जितना नज़दीक हो सके इस लेंस को ऑब्जेक्ट से नज़दीक रखते हैं टू मेक इट साइन थीटा वैल्यू ग्रेटर। द हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम इज यूज, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं एन की वैल्यू, तब भी हमारा रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज होगा। हम कभी कभी क्या करते हैं कि जो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है हम उसको एक ऑयल में इमर्स कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम ऑयल में इमर्स करते हैं तो उस टाइम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो पहले एयर में था, अब किस में ऑयल में है, तो ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है एयर से, तो क्या होगा हमारा रिजॉल्विंग पावर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो oil immersion microscope use oil to increase the refractive index typically for the use in biology, ये सब ज़्यादातर बायोलॉजी में यूज होता है। दिस इज लिमिटेड टू 1.6 टू मैच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लाइड। ये इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कभी कभी क्या होता है जब हम इसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं इस ऑब्जेक्ट को, तो इस ऑब्जेक्ट की वजह से रिफ्लेक्शन भी हो रहा होता है, ठीक है। इस रिफ्लेक्शन को रोकने के लिए हम यहाँ पे ऐसा मीडियम का यूज करते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलमोस्ट इस लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो रिफ्लेक्शन होगा उसकी वजह से हमारे पास लाइट नहीं आएगा हमारे आईज में, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, दस ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कैन ओनली इमेज अप टू अबाउट 0.1 माइक्रोन, दैट मीन्स द यूजुअली ऑर्गेनिल वायरसेस एंड प्रोटीन कैन बी इमेज। मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में 0.1 माइक्रोन का डिस्टेंस है, ठीक है, मतलब कि 0.1 इंटू 10⁻⁻⁶ के भी मीटर का अगर डिस्टेंस है, तब भी हम इस ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से उन ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं डिस्टिंक्टली, ठीक है। अब यहाँ पे है कि अगर हम वेवलेंथ को डिक्रीज करते हैं, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एक्सरेज को यूज कर रहे हैं या गामा रेज को यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जो वेवलेंथ है एक्सरे का और गामा रे का वो बहुत ही छोटा है, और हमें पता है कि जो रिजॉल्विंग पावर है जो माइक्रोस्कोप का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमारे वेवलेंथ ऑफ द light being used, okay. These are the factors that were affecting the resolving power of the microscope. So let us recall what we have studied till now. So first of all we have discussed about the general resolving power of any optical instrument. So we have also discussed the diffraction pattern, the central maxima getting formed due to the objects getting resolved. So, and we have also discussed about the resolving power of a instrument, and we have also discussed the resolving power of a telescope, the resolving power of a microscope, and the factor that is affecting the resolving power of a microscope. So that is all for this video today. So I hope you like this video. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।